A very good morning to all the students. Students, today we are going to take our next chapter, chapter 11, force and pressure. Students, have you observed that a body can neither start or stop moving nor change its speed, direction or shape by itself? क्या हमने कभी ऐसा देखा है जो कुछ चीज कोई भी चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्या वो अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं या चलना शुरू कर देती हैं या चलना बंद कर देती हैं, अपनी स्पीड चेंज कर सकती हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं या इवन अपनी शेप भी चेंज कर सकती हैं? When you go to the school in the morning, you apply force to lift your school bag and put it on your shoulders. जब हम मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तब हम क्या करते हैं? अपना स्कूल बैग उठाते हैं, अपने कंधों पर रखते हैं और उसके बाद हम स्कूल से घर से स्कूल की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अगर कभी नोटिस किया हो, कुछ शॉप या बैंक में अगर हम गए, हमने देखा हो जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ जो डोर है उसके ऊपर पुश लिखा होता है। इस उसके बाद हम क्या करते हैं, जब अगर हमें अंदर जाना होता है तो हम उस डोर को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं और हम अंदर जाते हैं। और अगर हमें बाहर आना है तो अंदर की तरफ हमने देखा है क्या लिखा होता है, पुल लिखा होता है। हम उस डोर को अपनी तरफ खींचते हैं और हम बाहर आ जाते हैं। इसी तरीके से जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉल है, बॉल को काफ़ी तेज से किक मारते हैं और उसकी स्पीड क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। उसी तरीके से जो दूसरा फुटबॉलर होता है वो उसे दोबारा किक मारता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो हमने क्या देखा, कुछ चीज़ें जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, क्लीनिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये कुछ एक्शन है जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन में चेंज हो रहा है। Hence, we conclude that a body requires force to start or stop moving, change its speed, डायरेक्शन और शेप। इन सब चीज़ों से हमने क्या देखा, इन सब चीज़ों से हमने ये ऑब्जर्व किया, ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी बॉडी को अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करने के लिए, स्पीड चेंज करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए या स्टार्ट या स्टॉप मूविंग के लिए भी क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जब हम फोर्स लगाते हैं तभी ये सारे जो एक्शंस हैं ये उस पर हो पाते हैं। Thus, force is something which changes or tends to change the state of rest or of motion of a body. यानी कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की स्टेट चेंज कर देती है। मीन्स वो रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में कर सकते हैं, मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा शेप ऑफ द बॉडी भी चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज से क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो फोर्स है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी which tends to change its state of rest or of motion। यानी कि फोर्स क्या है, फोर्स एक पुल या पुश एक्शन हो रहा है एक बॉडी के ऊपर, या तो हम धक्का लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में है कर सकते हैं, मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। The state of motion of an object is described by speed and direction of motion। जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी ऑब्जेक्ट की, हम वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। When the speed of the body is zero, अब हमने कहा कि हम स्पीड से उसकी स्टेट ऑफ मोशन बता सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, स्पीड जीरो होती है।
तो जब स्पीड 0 होगी तो वो क्या कहलाएगी? दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है जब उसकी स्पीड 0 है। यानी कि अगर बॉल है, अब बॉल हमने रख दी, उसको हम हिट नहीं कर रहे हैं, ना उठा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बॉल है वो किस में है? दैट बॉल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में है। फोर्स को हम यूजली कैपिटल एफ लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ लेटर से हम फोर्स को डिनोट करते हैं। फोर्स कुड बी लार्ज और स्मॉल, फोर्स लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर लार्ज फोर्स लगेगी या स्मॉल फोर्स लगेगी। स्मॉल की जो स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज न्यूटन, और उसको हम एन से डिनोट करते हैं। द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो डायरेक्शन है फोर्स की, जहां पर हम किसी बॉडी को धक्का दे रहे हैं या उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। मतलब क्या मतलब हुआ इस चीज का? जो फोर्सेस है वो किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन की वजह से। यानी कि हमें फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसके लिए एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि दो चीजों का होना जरूरी है। और जब उनके बीच जो कांटेक्ट में आएंगे तभी फोर्स अप्लाई होगी। जैसे कि हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, लेट अस वी अंडरस्टैंड बाय दिस। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है? सपोज अ मैन इज सिटिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। ये कार खड़ी है और इसके पीछे एक आदमी खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही, कि वो उस कार के पीछे खड़ा है, क्या कार मूव करने लग जाएगी? सपोज द मैन नाउ बिगन्स टू पुश द कार। अब उसने क्या किया? अब उसने कार को पुश करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने उस कार को पुश किया तो उसने उसके ऊपर क्या किया? फोर्स अप्लाई की, उसको धक्का लगाने के लिए फोर्स डाली। द कार में बिगन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इस टाइम क्या होगा? जो कार है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है उस डायरेक्शन में जो कार है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। द कार नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। तो हमने इससे क्या देखा कि सिर्फ खड़ा, जो मैन है वो वहां सिर्फ खड़ा था, उसकी सिर्फ प्रेजेंस से कार अपने आप मूव नहीं होगी, उस पर फोर्स अप्लाई करी तब जाकर वो कार क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही थी उस डायरेक्शन में मूव करने लग गई। उसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो दोनों गर्ल्स हैं, बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर। जो दोनों गर्ल्स हैं वो एक दूसरे को धक्का लगा रही हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर वो एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। और इसके अंदर जो ये ये फिगर है हमारी 11.3 सी, इसके अंदर क्या हो रहा है? कौन किसको खींच रहा है? क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी साइड जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इन केसेस में क्या होगा? From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. इन सभी एग्जाम्पल्स जो हमने अभी यहाँ पर देखे थे, इन सभी एग्जाम्पल्स से क्या कंक्लूजन निकल के आया? कि फोर्स को अप्लाई होने के लिए, यानी कि फोर्स लगने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में होना, कांटेक्ट होना जरूरी है। जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तब जाकर फोर्स अप्लाई होगी। Thus, an interaction of one object with another object result in a force between the two object. तो क्या इससे क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन जब होगा तब फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। अब हम, जैसे अभी हमने पढ़ लिया था क्या होता है फोर्स, किस तरीके से अप्लाई होती है, अब हम कुछ और थोड़ा सा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे आगे।
Let us begin. Have you ever seen a game of tug of war? टग ऑफ वॉर गेम देखा है कभी? ऐसे रस्सी बांधते हैं और दोनों तरफ टीम होती है और वो दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों टीम उसको रोप को खींचती हैं. मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन द डायरेक्शन. इसमें क्या होता है, दोनों टीम के मेंबर अपनी अपनी डायरेक्शन में रोप को खींचने की कोशिश करते हैं. Sometime the rope simply does not move. क्यों होगा ऐसा? कई बार क्या होता है, अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रही है तो क्या होगा, जो रोप है वो किसी की भी तरफ मूव नहीं करेगी. उसी तरीके से जैसे कि जो हमने अभी ऊपर फिगर देखी थी उसी तरीके से देन द टीम हैज पुल्स हार्डर. उसके बाद क्या होगा, जो टीम्स है वो और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी, लार्जर फोर्स अप्लाई करेंगी, और जो टीम मैक्सिमम लार्जर फोर्स अप्लाई कर देगी दैट टीम विल फाइनली विन द गेम. और वो टीम क्या करेगी, फाइनली गेम को जीत जाएगी. इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं. Forces applied on an object in the same direction add to one another. जैसे कि ये फिगर हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, जो ये दोनों बॉय हैं ये इस हैवी बॉक्स के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होगा, इन दोनों की फोर्स ऐड हो जाएगी, और इन दोनों की फोर्स ऐड होने की वजह से जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, और ये क्या कर पाएंगे, ईजिली इस बॉक्स को मूव कर पाएंगे. इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. इस टाइम पे जो फोर्स है, नेट फोर्स एक्टिंग, वो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिफरेंस है वो लगेगी. यानी इस केस में जो फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाएगी. इसके बाद recall that in the tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction. अब जैसे हमने पीछे वो टग ऑफ वार देखा था, टग ऑफ वार के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगा रही हैं, इक्वली मतलब पुल को इक्वली हार्डली पुल कर रही हैं, उस टाइम पे जो रोप है वो मूव किसी भी डायरेक्शन में नहीं करेगा. सो वी लर्न दैट फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर. तो इससे हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स है वो एक दूसरे से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वी हैव ऑल्सो to specify the direction in which a force acts, also if the direction or the magnitude of the applied force changes, if its effects also changes. Students, I hope you will understand all the topics till covered. Now we will continue our next topics in our next part. Thank you.